साथियों नमस्कार। हम लोग राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2008 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इस समय राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 2025 में आया हुआ है। उसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और आप सभी लोग जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लें। और चूँकि इस बार की परीक्षा के साथ सिलेबस में परीक्षा की प्रकृति में थोड़े बदलाव हुए हैं, इसलिए बदली हुई परीक्षा की प्रकृति के अनुसार आपको तैयारी करनी। जो पहली परीक्षा जिसे प्रीलिम्स कहा जा रहा है वह ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और पहले भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली परीक्षा होती रही है। इसलिए फॉर्म भरने के साथ ही सिलेबस और परीक्षा की प्रकृति को समझने के साथ ही पुराने जो प्रश्न पत्र हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, उसे न सिर्फ सॉल्व करना बल्कि उसे एनालाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके थे। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए, आप उसके ऑप्शंस पे ना जाएं या आप उसकी डिटेल व्याख्या में ना जाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार वह जो 20 सवाल हैं, 100 सवाल हैं, वे 400-500 सवाल के बराबर होते हैं अगर आप उसको कायदे से पढ़ें और एनालाइज करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने पहले भी कहा है कि आप आने वाले 1-2 महीनों में हम लोग जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, जिससे 2025 की जो वैकेंसी है, जो एक बहुत अच्छी संख्या सभी विषयों की, हिंदी विषय में भी अच्छी संख्या में वैकेंसी आई हुई है, जिससे आपको इसमें सफलता सुनिश्चित हो सके। शुरू करते हैं। आज 21 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की? ऑप्शन है विट्ठल दास जी ने, वल्लभाचार्य जी ने, उपयुक्त तो दोनों ने, इनमें से किसी ने नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विट्ठल दास जी ने। अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा गोसाई विट्ठल दास जी ने की। गोसाई विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी के आसपास अपने पिता पुष्टिमार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य के 4 तथा अपने 4 शिष्यों को मिलाकर के एक टोली बनाई। यानी जो अष्टछाप में 4 कवि हैं वे वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। उसको मिलाकर के उन्होंने एक टोली बनाई जिसे अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। इसमें जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे उसमें कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास, ये जो शुरुआती 4 लोग हैं, और आप देखें तो यह जन्म काल के अनुसार है। सबसे बड़े कुंभनदास हैं, उसके बाद सूरदास हैं, उसके बाद कृष्णदास हैं, उसके बाद परमानंद दास। ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। क्योंकि इसमें क्रम लगाने को भी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया, इसलिए आपको इस दृष्टि से भी जानना जरूरी है कि सबसे बड़े कौन हैं, उसके बाद कौन है, और सबसे उसमें छोटे कवि कौन थे उम्र में। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं। गोविंद स्वामी 1516 ईस्वी जन्म, छित स्वामी 1505 ईस्वी, छित स्वामी पहले हैं, नंददास 1533 ईस्वी और चतुर्भुज दास 1530 ईस्वी। तो सबसे छोटे होंगे नंददास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मो मनते, मंद मंद मुस्कान। यह पद चरण किसकी रचना है? ऑप्शन है मीराबाई, रहीम, सूरदास, नंददास। तो इसका सही उत्तर है रहीम। यह पद चरण जो है वो रहीमदास की रचना है। अकबर के दरबारी कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। ये दानवीर थे और दानशीलता में इनकी तुलना कर्ण से की जाती है।
बरवे छंद के जन्मदाता रहीम माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा, खेत कौतुकम जातकम, दोहावली अथवा सतसई। अगला प्रश्न है बरसय मघा झकोर झकोरी, मोर दुई नयन चुएं जस ओरी। इस अर्धाली में ओरी शब्द का अर्थ क्या है? अब पंक्ति से आपको पता चल गया होगा कि यह पद्मावत के नागमती वियोग खंड में यह पंक्ति आई हुई है। और आप जानते हैं कि पद्मावत जो है वह ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई रचना है मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसमें जो ओरी शब्द है यह भी अवधी का शब्द है। इसमें ऑप्शन दिया गया है अरे ओ सखी रे मेरे आंसुओं को देखो। ऑप्शन बी है जिसका ओर छोर ना हो ऐसी लगातार बारिश। ऑप्शन सी है ओरा जाना समाप्त हो जाना। ऑप्शन डी है छाजन से गिरने वाली पानी की धारा। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। यहाँ ओरी शब्द का अर्थ है छाजन से गिरने वाले पानी की धार बताया गया। मलिक मोहम्मद जायसी रचित महाकाव्य पद्मावत के बारहमासा का एक हिस्सा है। जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। अगला प्रश्न है पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरे सो कवित्त कहावे। यह किस कवि का कथन है? ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, ठाकुर, देव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ठाकुर। पंडित और प्रवीणन के जो चित्त हरे सो कवित्त कहावे यह कथन कवि ठाकुर का है। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। घनानंद का कथन है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं जहाँ नई को सयानप बाँक नहीं। बिहारी का कथन है या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। देव का कथन है अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नबीन। अगला प्रश्न है लिखन बैठ जाकी सभी गहि गहि गर्भ गरूर, भर न कते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में बताएं कि निम्न में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन ए चित्रकार की आंखें चौंधिया जाती हैं। ऑप्शन बी चित्रकार जब चित्र बनाकर मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में आ गया था। ऑप्शन सी है घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप में देख नहीं पाते थे। ऑप्शन डी है चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे जिसके कारण पूरे रूप का अंकन नहीं कर पाते थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कि लिखन बैठ जाकी सभी गहि गहि गर्भ गरूर, भर न कते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपयुक्त दोहे में चित्रकार जब चित्र बनाकर मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल जाता है और इसी कारण से चित्रकार जो है वो नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाता। आपने सुनी होंगी पंक्तियाँ कि नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारी है। जितनी बार देखिए उतनी बार जो प्रियतम है उसके चेहरे में एक अलग तरह की कांति आ जाती है, एक अलग रूप उसमें आ जाता है। अगला प्रश्न है छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा मत सही है? ऑप्शन ए बंगाल की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। ऑप्शन बी बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके। ऑप्शन सी है हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। ऑप्शन डी बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन डी ही सही होगा, क्योंकि छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। यह कथन बांग्ला साहित्य के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि छायावाद युग नाम का कोई युग उस बांग्ला साहित्य में हुआ ही नहीं। अगला प्रश्न है पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोक से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली, एकदम सही है कि निर्मोक से यहाँ पर अभिप्राय सांप के शरीर में लिपटी केंचुली से है। उपरोक्त कथन जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा हताश मनु में प्राण संचार करती हुई कहती है। अगला प्रश्न है विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, यहाँ वे से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है जरा सुरभि में लालिमा युक्त मुखमंडल।
ऑप्शन बी है देव सृष्टि के अहंकारी देवगण। ऑप्शन सी है काम वासना में डूबे हुए विलासी वृत्ति वाले खलचरित स्त्रियों। ऑप्शन डी है स्त्रियों के क्वड़ित कंकड़ के केशर कुंकुमित वक्षस्थलों के पीछे दीवाने बने मनुष्यगण। तो इसमें बी सही होगा। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। यहाँ वे से तात्पर्य देव सृष्टि के अहंकारी देवगण से है। उक्त कथन प्रसादकृत कामायनी महाकाव्य से मनु के मन में प्रलय में विनष्ट देव संस्कृति या उस जीवन के प्रति मोह या नॉस्टैल्जिया नहीं है, जैसा कि कुछ समीक्षकों ने कहा, बल्कि आक्रोश और वितृष्णा है। अगला प्रश्न है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृतत्व देने की बात कही गई है। ऐसा संभव होने का आधार क्या है? ऑप्शन ए है भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण करता है। ऑप्शन बी है भूलने वाला अपनी क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। ऑप्शन सी है अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। यही सही है। अगला प्रश्न है, लख महाभाव मंगल पद तल धंस रहा गर्भ मानव के मन का, असुर मंद हो रहा खर्च। इन काव्य पंक्तियों में जो अप्रस्तुत विधान किया गया उसका आधार क्या है? ऑप्शन ए मन के असुरी भावों को मिटाने के क्रम की दृश्यावली। तो यही सही है। अगला प्रश्न है, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मनस्थिति का द्योतक है? ऑप्शन ए असहायता। ऑप्शन बी भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति। तो ऑप्शन बी सही है। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति विशेष का मन स्थिति का द्योतक है। उक्त कथन गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस 1957 में वर्णित है। ब्रह्म राक्षस कविता में कवि ने ब्रह्म राक्षसों के मिथक के जरिए बुद्धिजीवी वर्ग के द्वंद्व और आम जनता से उसके अलगाव की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। इस कविता के संदेश को यदि एक पंक्ति में व्यक्त करना हो तो कहा जा सकता है कि अच्छे व बुरे के संघर्ष से भी उग्रतर अच्छे व उससे अधिक अच्छे के बीच का। अगला प्रश्न है, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही है। अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य है अपनी ही शक्ति को अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। यह कथन बाबा नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है में वर्णित है। अगला प्रश्न है, कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। कामायनी की रचना के बाद उस धारा की कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर नहीं रचा गया, क्योंकि उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। कामायनी की कथा मूलतः एक कल्पना, एक फैंटेसी है, जिसमें प्रसाद जी ने अपने समय के सामाजिक परिवेश, जीवन मूल्यों, सामयिकता का विश्लेषित सम्मिश्रण कर इसे एक अमर ग्रंथ बना दिया। यही कारण है कि इसके पात्र मनु, श्रद्धा और ईड़ा मानव प्रेम व बुद्धि के प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से कामायनी अमर हो गई। अगला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी मुक्तिबोध। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का यह कथन है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में विद्वानों के कथन है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र, कामायनी समग्रतः में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। मुक्तिबोध कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि। अगला प्रश्न है, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमंत्रानंद पंत की कविताओं में मिलता है वैसा अन्य जगह क्यों नहीं मिलता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंद पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र इसलिए नहीं मिलता क्योंकि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में ना आ सका। प्रकृति से पंत जी जन्मजात आत्मीय हैं। प्रकृति का सौंदर्य उनमें कभी भक्ति भावना जगाता है, इसलिए उन्होंने उसे देवी, माँ, सहचरी, प्राण कहकर संबोधित किया। वह कभी प्राणों के
प्रकृति के साथ बंध जाने के फलस्वरूप कह उठते हैं, बांध दिए क्यों प्राण प्राणों से। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? तो यह शमशेर बहादुर सिंह का कथन है। मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वे हर वर्णन को दमदार और चित्रमय बनाते हैं, यह कथन शमशेर बहादुर सिंह का है। अंधेरे में मुक्तिबोध की जो कविता है उसके विषय में विद्वानों के कथन है। प्रभाकर माचवे कहते हैं कि अंधेरे में ग्वर्निका इस वर्ष है, इसके बहुत से अंश पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा ही प्रभाव डालते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि अपराध भावना का अनुसंधान और आरक्षित जीवन की कविता। नामवर सिंह इसे अस्मिता की खोज कहते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिया अवतरित होती है, यह कथन है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह का, रामविलास शर्मा का, गे का, केसरी कुमार का। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा का। डॉक्टर रामविलास शर्मा का यह कथन कि नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिया अवतरित होती है, डॉक्टर नामवर सिंह ने नागार्जुन की कविता की शक्ति को इन पंक्तियों में व्यक्त किया। इस बात में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि तुलसीदास के बाद नागार्जुन ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता की पहुंच किसानों की चौपालों से लेकर काव्य रसिकों की गोष्ठियों तक है। अगला प्रश्न है, काव्य सबसे पहले शब्द और सबसे अंत में यही बात बचती है कि काव्य शब्द है, सारे कवि कर्म इसी परिभाषा से निःसृत होते हैं। अज्ञेय के उक्त कथन का अभिप्राय है कि, क्या अभिप्राय है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। शब्द की सम्यक योजना द्वारा अभिप्रेत को अभिव्यक्त करने का कौशल प्राप्त कर लेने पर कवि मर्म सफल हो जाता है। अज्ञेय ने काव्य की लक्षण की परिभाषा देते हुए कहा कि काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में भी यही बात कही जाती है, काव्य शब्द है। पंत के अनुसार साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। अगला प्रश्न है, छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, पंडित नलिन विलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद की परिभाषा दी कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1920 के आसपास युग की उद्बुद्ध चेतना ने बाह्य अभिव्यक्त से निराश होकर जो आत्मबुद्धि अंतर्मुखी साधना आरंभ की, वह काव्य में छायावाद के रूप में अभिव्यक्ति हुई है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? ऑप्शन है पल्लव, राम की शक्ति पूजा, चांद का मुंह टेढ़ा, कामायनी। तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कामायनी। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश, यह कामायनी कृत प्रबोध वाक्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति है। यह महाकाव्यात्मक ढंग पर लिखी गई। इसमें कुल 15 सर्ग हैं जो निम्न है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। आप देखें, राम की शक्ति पूजा कविता जो निराला की 1936 में प्रकाशित, पल्लव पंत का 1928 में और चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का 1964 में। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं रुकेंगे। 20-20 प्रश्नों का स्लॉट ले रहे हैं, जिससे एकदम फोकस्ड रहें कि डेली 20 क्वेश्चन डाल दिया, 5 दिन में 4 दिन में आपका पेपर ख़त्म हो जाता। तो आपका मूल काम ये है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एनालाइज करना, किस तरह के सवाल इस बार बन सकते हैं, किस तरह की चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इसको आपको देखना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।